हम लोग प्रीवियस क्लास में बेसिकली डिस्कस कर रहे थे लास्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने तरह का होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार से हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 तरह का था। कौन कौन? आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड, 4 तरह का था। अब इस चारों में हमने आयनिक सॉलिड और कोवैलेंट सॉलिड, 2 सॉलिड का आइडिया हम लोग ले चुके थे, इसको हम एक्सप्लेन कर चुके थे। क्लियर है बात? कोवैलेंट हो गया था ना? कोवैलेंट सॉलिड और आयनिक सॉलिड को हम डिस्कस कर चुके थे। अब हम बात करते हैं तीसरा कौन सा है? मेटेलिक सॉलिड। तो चलो हेडिंग डाल देंगे मेटेलिक सॉलिड। हेडिंग डालोगे मेटेलिक सॉलिड। हम लोग बात करेंगे मेटेलिक सॉलिड का। मेटेलिक सॉलिड कौन करोगे? देखो मेटेलिक सॉलिड हमारे कौन होंगे वो गौर करो। तो देखो हमने बताया आयनिक सॉलिड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट सॉलिड मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोवैलेंट बॉन्ड, मेटेलिक सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेटेलिक बॉन्ड होता है। याद रहेगा बात? क्लियर है सबको? मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। क्या होता है हम डिस्कस करेंगे, तो इस बात को मेंशन करेंगे इसमें। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exists between सॉलिड पार्टिकल्स, जो सॉलिड को बनाने में मदद करेंगे, पार्टिकल इज मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड, ये मेटेलिक बॉन्ड जो हमारा होता है, मेटेलिक बॉन्ड, ये इस बॉन्ड का जो एग्जिस्टेंस होता है मेटेलिक बॉन्ड का, ये मेटल आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच, जानते हैं हम मेटल के पास क्या होता है? मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन, मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। तो इलेक्ट्रॉन जब मेटल्स छोड़ देंगे, उसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल सकते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनके पास होंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और मेटल आयन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा कौन है? मेटेलिक बॉन्ड है। तो ये है क्या? तो ये इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ, it is a kind of electrostatic force of attraction. Electrostatic force of attraction that exists between metal ion and free electrons, which is explained by the help of सी इलेक्ट्रॉन थ्योरी। एक थ्योरी है इसके लिए, सी इलेक्ट्रॉन थ्योरी, explained by the help of सी इलेक्ट्रॉन थ्योरी। सी इलेक्ट्रॉन थ्योरी समझ में आ रही बात? ये है मेटेलिक सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो कौन सा बॉन्ड होगा? मेटेलिक बॉन्ड होगा। मेटेलिक बॉन्ड क्या है? ये जस्ट आयनिक बॉन्ड की तरह एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो किसके बीच में लग रहा है? मेटेलिक आयन। ये एग्जिस्ट किसके बीच में हो रहा है? मेटल आयन और किसके बीच में? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। ये एग्जिस्ट करेगा मेटल आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, और वो एक्सप्लेन किया जाएगा किसके थ्रू? सी इलेक्ट्रॉन थ्योरी के थ्रू। क्या है सी इलेक्ट्रॉन थ्योरी? थोड़ा सा गौर करो। सी इलेक्ट्रॉन थ्योरी हमको बोलता है, इस बात को अगर समझो, ये थ्योरी बोला कि हर मेटल के पास एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल्स हैविंग एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल के पास जितने भी मेटल होंगे, मेटल हमेशा क्या देगा? ये m+n और +n इलेक्ट्रॉन
इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमको प्रोवाइड करेगा n, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये हमारा जो है ये फ्री इलेक्ट्रॉन हमको प्रोवाइड करेगा। और तो मेटल्स, जितने भी मेटल्स होंगे हमारे पास, मेटल के पास क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। और फ्री इलेक्ट्रॉन जब होंगे एक्सेस, मतलब एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सी इलेक्ट्रॉन थ्योरी बोला, इस थ्योरी के अनुसार से क्योंकि मेटल के पास एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रहेगा और उसमें कहीं कहीं कौन इम्बेडेड है, मेटल आयन रहेगा। अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो हर जगह चारों तरफ क्या दिखेगा, इलेक्ट्रॉन, और मेटल उसमें कहीं 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 उसमें पुट किया हुआ दिखेगा। मतलब ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो मेटल आयन के चारों तरफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, चारों तरफ क्या होंगे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्यों, क्योंकि ये सी इलेक्ट्रॉन थ्योरी बोला कि मेटल के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होंगे और उसमें कहीं कहीं कौन होंगे, मेटल्स होंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच में क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है यही इनको बांध के रखने में मदद करेगा। यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हमको दिख रहा है, यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा कौन है, मेटेलिक बॉन्ड है। यही हमारे मेटेलिक बॉन्ड है। तो स्वाभाविक है मेटेलिक बॉन्ड होने के कारण से ये हमारे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रहा है। क्या हो गया मेटेलिक बॉन्ड, मेटल आयन और किसके बीच में लगेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगेगा। ये थ्योरी बोला कि मेटल आयन जस्ट लाइक, जिस तरह से समुद्र, इलेक्ट्रॉन के समुद्र में कहीं 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 इलेक्ट्रॉन जो है, ये मेटल आयन जो है वो इम्बेडेड है, तो मेटल आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा जो इनको सॉलिडिफाई करने में मदद करेंगे। और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, मेटेलिक फोर्स और मेटेलिक बॉन्ड बोलेंगे। क्लियर है। और इसी से हमारे जो है मेटेलिक सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। ये बात सबको समझ में आ रहा है। चलो इस बात को मेंशन कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेटल और फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो यहाँ दिख रहा है हमको, यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे क्या होंगे, ये मेटेलिक बॉन्ड होंगे। तो स्वाभाविक है, लिख लिए सब लोग। अब एक चीज गौर करो, ये जो फोर्स लग रहा है ये स्वाभाविक है, कहां लग रहा है, मेटल आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तो ये कहां, इसका मतलब ये किस में एग्जिस्ट होगा, मेटल्स में, या जितने भी मिक्सचर ऑफ मेटल्स होंगे कौन से, एलॉयज, तो सारे एलॉयज में इनका एग्जिस्टेंस होगा। तो इसका एग्जांपल अगर हम देखेंगे, एग्जांपल मतलब मेटेलिक सॉलिड का एग्जांपल कौन होगा, सारे के सारे मेटल्स या जितने भी एलॉयज हैं वो सारे के सारे। तो चलो एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग। इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो इसका एग्जांपल क्या होगा, तो ऑल मेटल्स, इसके एग्जांपल हमारे पास जाएंगे तो यहाँ हमारा कौन होगा, ऑल मेटल्स होंगे। मेटल्स जैसे हमारा हो गया सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, ये सब एटीसी, ये सब हो गए। एंड एलॉयज, जितने भी एलॉयज हैं, एलॉय कौन होता है, एलॉयज हमारे मिक्सचर ऑफ मेटल्स है, होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं किसके, मेटल के, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल बेटर होगा हम इसको कहें, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल होता है। ये होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स होते हैं, बहुत सारे मेटल्स के मिक्सचर हो गए। तो जितने भी मेटल्स होंगे सारे मेटल्स में इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। सिंपल समझो, वो कोई भी मेटल हो, सिंपल समझ लो इस बात को, ये मेटल कोई भी होंगे वो सब के पास इलेक्ट्रॉन छोड़ने की एबिलिटी होगी, और जितने भी इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे तो सब मेटल के चारों तरफ क्या होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उनके बीच
जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। अच्छा ये भी फोर्स हमारा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अच्छा तुमको कहा जाए कि व्हाट इज द सिमिलरिटीज बिटवीन आयनिक सॉलिड एंड मेटेलिक सॉलिड, तो दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही। अब बोला जाए कि दोनों में डिसिमिलरिटीज क्या है, तो वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेटल आयन, वहां पे मतलब कटायन और एनायन के बीच में लग रहा है। वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में लग रहा है, कटायन और एनायन के बीच में। और यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो किसके बीच में लग रहा है, वो हमारे मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रहा है। तो इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज बहुत कम होता है कटायन के कंपैरिजन में। एनायन की बात अगर करोगे तो कटायन एनायन है वहां, और यहाँ मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, लेकिन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन होगा ज्यादा, आयनिक बॉन्ड। समझ में आ रहा है बात। तो अगर अभी तक जितने भी, समझो इस चीज को, तीनों बॉन्ड पढ़े, कोवैलेंट सॉलिड, आयनिक सॉलिड और मेटेलिक सॉलिड, तीनों में हम पूछते सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, कोवैलेंट सॉलिड का। पिछले क्लास में बताए थे वो सबसे ज्यादा, क्योंकि डायरेक्शनल होने के कारण से उनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा था। तो सबसे ज्यादा हो गया कोवैलेंट, उसके बाद आयनिक, तब होगा मेटेलिक सॉलिड। बात सबको समझ में आ रहा है, ये लाइन क्लियर है सबको। चलो तो ये बात हमारे पास आ गई। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये भी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इस कारण से ये भी हमारे क्या होंगे, हार्ड होंगे, हार्ड होंगे। लेकिन ये क्या होंगे, मैलिएबल एंड डक्टाइल होंगे। मेटल है तो क्या होंगे, मैलिएबल होंगे एंड डक्टाइल होंगे। और इंपॉर्टेंट चीज अगर हम यहाँ पे देखेंगे क्या, तो हमने कहा इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होगी, मेल्टिंग पॉइंट जो होगी वो इज हाई, इसकी भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, हाई होगी। क्लियर है बात, मेल्टिंग पॉइंट इसकी भी क्या होगी, हाई होगी। लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट कोवैलेंट सॉलिड, देन और सबसे कमजोर फोर्स होता है वीक बॉन्ड, जो कि मॉलिक्यूलर में लगता है। तो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, वीक, वो आगे बताने वाले हैं। ठीक है, तो हम मेंशन कर रहे हैं, पहले इस बात को मेंशन कर लोगे। ये था हमारे पास कौन सा, मेटेलिक सॉलिड, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। इसके बाद हमारे पास आएगा अगला कौन सा, तो ये हमारे पास आएगा मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इसको उतार के तब हेडिंग डाल देंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। चौथा सॉलिड हमारा होगा मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, सुनेगा सब, नाम ही बता रहा है मॉलिक्यूलर। इसका मतलब है कि यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा वो किसके बीच में लग रहा होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा होगा। और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो हमारा कौन होता है, वो वीक बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे हैं यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exists between सॉलिड पार्टिकल्स, और इसके सॉलिड पार्टिकल्स हमारे कौन होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड, इसको हम वीक बॉन्ड बोलते हैं, वीक बॉन्ड्स, इसको हम वीक बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जिसको हम बोलते हैं वीक बॉन्ड। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे होंगे ये हमारे वीक बॉन्ड होंगे। आयनिक सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोवैलेंट बॉन्ड, मेटेलिक सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेटेलिक बॉन्ड, और मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे वीक बॉन्ड्स होंगे। क्लियर है, याद होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, थोड़ा सा गौर करोगे और सुनोगे तो, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों लगता है, पोलैरिटी के कारण से। याद होगा केमिकल बॉन्ड में हम पढ़ाए थे, केमिकल बॉन्डिंग में, कि पोलैरिटी मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या, अगर मॉलिक्यूल्स में पोलैरिटी है
पोलैरिटी का मतलब क्या बताए थे, डेवलपमेंट ऑफ पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, याद होगा हम बताए थे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण से, तो हम उस बात पे जिक्र करते हैं, हम वीक बॉन्ड के फॉर्मेशन का थोड़ा सा एक आइडिया हम देते हैं। हम तो बहुत डिटेल में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में इसका डिस्कशन किए हैं, लेकिन जितना जरूरत का चीज है थोड़ा सा हम बता देते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट तुम्हारे सब्जेक्टिव एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। एक ऑब्जेक्टिव में मतलब एक मार्क्स क्वेश्चंस में ये दिखेगा ही, मतलब ये एमॉर्फस सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिफरेंशिएट करना, और तुम्हारा क्रिस्टलाइन सॉलिड में कौन आयनिक सॉलिड, कौन कोवैलेंट होगा, कौन मेटेलिक होगा, कौन मॉलिक्यूलर होगा। मॉलिक्यूलर में भी 3 क्राइटेरिया हमारे पास आने वाला है, वो डिफरेंशिएट करना हो तो एग्जांपल से बहुत सारे एनसीईआरटी में क्वेश्चंस है इसके, जो तुमको दिखेगा कि इसको क्लासिफाई करना है तुमको किसमें, कि चारों सॉलिड्स में कौन 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 सा सॉलिड है। तो ये तभी समझ में आएगा जब इन बातों को तुम अच्छे से समझोगे। इसलिए हम इस थ्योरेटिकल पार्ट को हमने डिस्कस किया है कि तुमको आसानी से समझ में आए। गौर करोगे जो हम बता दे रहे हैं थोड़ा समझ लो। ये मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हमने कहा वीक बॉन्ड, ये एग्जिस्ट करता है किसमें, तो एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल, एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल के बीच में एग्जिस्ट करता है किसके कारण से, पोलैरिटी के, मेनली ड्यू टू पोलैरिटी। ये पोलैरिटी के कारण से इनका एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है, एग्जिस्ट ड्यू टू पोलैरिटी। अब अगर पोलैरिटी की बात करो तो हम ऑलरेडी जानते हैं पोलैरिटी क्या होता है, तो डेवलपमेंट ऑफ पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। पोलैरिटी क्या है, तो पोलैरिटी जो है इज डेवलपमेंट ऑफ, जो लोग नए हैं उनके लिए एक बार हम रिकॉल कर दे रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ओवर एटम ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण से जो पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट होता है एटम के ऊपर, उसी को हम बोलते हैं पोलैरिटी। हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हमें को बताए थे तुमको, याद होगा पॉलिंग स्केल, बहुत बार बता चुके हैं, पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग बताए थे, हाइड्रोजन है, इसमें हमारे पास कौन था, लिथियम। हमने एक चार्ट बताया था, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये हमने डिस्कस किया हुआ था, फ्लोरीन। इधर फिर हमने कहा था सोडियम, मैग्नीशियम, ये एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ये हमारा नाइट्रोजन, हमारा कौन सा सल्फर और क्लोरीन। फिर इधर हमने बोला था यहाँ पे पोटेशियम, कैल्शियम और एक ब्रोमीन। हम कहे थे कम से कम इतना को तुम याद रखोगे। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर तुमको याद रखना है, हमने बहुत बार डिस्कस कर रखा है, एक बार हम रिकॉल कर दे रहे हैं कि तुमको याद रह जाए। हाइड्रोजन, याद होगा हम बोले थे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है और लिथियम की 1 होती है। ये दो बात हमने कहा था याद रखेंगे, केवल ये दो याद रखेंगे तो और खुद याद हो जाएगा। हाइड्रोजन का 2.1 और लिथियम का 1 होता है। इसके बाद हमने बोला था इधर तुम बढ़ोगे तो 0.5 बढ़ते जाना है, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 और क्या था 4 था, ठीक है, क्लियर है बात। फिर हमने बोला था इसमें हम 0.1 घटेंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे यहाँ से तो 0.1 घटते जाएंगे, तो 0.9, ये 0.8 ऐसे घटते जाएंगे। इसमें हम बोले थे कि 0.3 बढ़ेंगे, सेकेंड लास्ट में 0.4 बढ़ेंगे और लास्ट में 0.5 बढ़ेंगे, क्लियर है। तो इसमें ही कितना 0.3 जोड़ो तो 1.2, 1.5, 1.8, फिर जोड़ोगे 2.1 सेकेंड लास्ट है तो 0.4 बढ़ोगे तो 0.5, लास्ट में 0.5 बढ़ोगे तो ये हो गया 3। याद रहेगा बात, क्या समझे। इधर से सेकेंड वाले सीरीज में 0.5 बढ़ते चले गए, थर्ड वाले सीरीज में 0.3 बढ़ना है, सेकेंड लास्ट 0.4 और लास्ट में 0.5 बढ़ना है, ठीक है। और इसमें हम बोले थे 0.2 बढ़ना है, तो ये है तो इसका 1 हो जाएगा।
इधर हम बोले थे इसका 2.94 2.96 होता है। तो ये ऑर्डर हमारे पास होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का हमको याद रखना था, ठीक है। क्यों? तो देखो अगर मान लो दो एलिमेंट ए और बी है, इस बात को अब हम मेंशन कर रहे हैं, समझना आप सब गौर से। अगर दो एटम अगर ए और बी है, ए बी एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो यहाँ दो केस है। केस वन, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी है, दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, इसका मतलब है दोनों सेम का मतलब मान लो दो हाइड्रोजन है, एग्जांपल के लिए कौन सी हो गया, तो इसमें अगर जाओगे ये दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम हो गई का मतलब क्या हुआ, जैसे एग्जांपल के लिए H2O2 Cl2 N2, ये सब क्या हो गया, ये सब वही ना हो गया, क्या दो एटम है ना, तो दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो गई, सेम हो गई। अरे हुआ ना, तो सेम हो गया तो स्वाभाविक है अगर दोनों का सेम होगा तो कोई किसी को खींच पाएगा, नहीं खींच पाएगा। इसका मतलब है इसके ऊपर कोई पोलैरिटी नहीं होगा, नो पोलैरिटी, पोलैरिटी का डेवलपमेंट नहीं होगा। और ये मॉलिक्यूल हमारे जो होंगे ये कौन होंगे, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे। और दूसरा हमने कहा था केस टू, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एक एटम का अगर दूसरे से ज्यादा हो गया, ठीक है, तो ज्यादा होगा तो स्वाभाविक है जिसका ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और जो खींचेगा उसके ऊपर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज जो छोड़ेगा उसके ऊपर, और यहाँ पे पोलैरिटी का डेवलपमेंट हो गया। मतलब ये मॉलिक्यूल हमारे कौन है, ये मॉलिक्यूल हमारे पोलर मॉलिक्यूल है। समझ में आ रही बात सबको, ये मॉलिक्यूल हमारे कौन हो गए, ये हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। और अगर पोलर मॉलिक्यूल की बात अगर कर लो, ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, देखो इसका एग्जांपल के लिए अगर ले लेते हैं कोई भी, जैसे HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, यहाँ H2O हो गया, NH3 हो गया, etc कोई भी है, इन दोनों बात सबको समझ में आ रहा है। इन दोनों में डिफ्रेंशिएट किया जाएगा तो हमारे पास डिफ्रेंशिएशन यही रहा, क्या डिफ्रेंशिएशन रहा कि ये दोनों में, समझ में आ रहा है सबको। अब देखो इसमें जैसे HF ही लिखा हमने, क्या HF, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी कितना है 2.1, और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी कितना है 4, तो डिफरेंस है कि नहीं इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी का। तो इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी का डिफरेंस अगर है तो उसमें पार्शियल जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, जैसे HF है तो इसका 2.1 है और इसका कितना है 4 है, तो इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन हुआ, फ्लोरीन, तो ये खींचेगा, इस पे निगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ में आ रहा है, इसी चार्ज के डेवलपमेंट को हम बोलते हैं पोलैरिटी, और जिसमें ये पोलैरिटी होगा वो मॉलिक्यूल पोलर होगा। ये समझ में आ रहा है, तो इतना बात तो समझ में आ गया कि मॉलिक्यूल पोलर और नॉन पोलर कहने का क्या मतलब हुआ, ये तो क्लियर है कि कोई भी मॉलिक्यूल पोलर कौन होंगे और कौन से मॉलिक्यूल नॉन पोलर होंगे, ये बात हमको समझ में आ रहा है। क्लियर है बात सबको। तो जो लोग नए हैं या जो लोग लिखना चाहते हैं इस बात को मेंशन करेंगे, क्योंकि इसी में बेस्ड होकर पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन हम लोग लेने वाले हैं। लिख लेंगे इसको पहले, ये बात सबको समझ में आ रहा है। अब देखो, अब ये जो चार्ज सिंपल समझो कि अगर पोलैरिटी, सिंपली बात हो गई कि अगर पोलैरिटी है मॉलिक्यूल में, मतलब वो मॉलिक्यूल क्या है, पोलर है। तो पोलर मॉलिक्यूल अगर उसके अंदर पोलैरिटी आ रहा है, एक एटम के अंदर पोलैरिटी है, मतलब मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी है, दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर भी पोलैरिटी है, तो स्वाभाविक है पोलैरिटी के कारण से चार्ज डेवलप हुआ है, और चार्ज के डेवलपमेंट के कारण से जो चार्ज डेवलप हुआ, उस चार्ज के डेवलपमेंट के कारण से क्या हुआ, देखो चार्ज जब दोनों पे डेवलप होगा, इस बात को अगर हम वीक बॉन्ड को एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पे देखो एक बात और यहीं पे हम ऐड करते हुए चलते हैं। देखो अगर ये मॉलिक्यूल जो हमने कहा ये है और बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ए से ज्यादा है, तो ये खींचेगा, इस पे निगेटिव चार्ज और इस पे क्या है पॉजिटिव चार्ज। दूसरा मॉलिक्यूल ऐसा ले लो जो जिसके पास ये भी क्या है, ए और बी है, बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है ही, ये खींचा, इस पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब सोचो दो मॉलिक्यूल है जो
पोलर है, इसके अंदर पोलैरिटी डेवलप्ड है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है एक के ऊपर और एक के ऊपर क्या है, तो स्वाभाविक है निगेटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन लगेगा। और यही अट्रैक्शन जो हमारे हैं ये कौन है, वीक बॉन्ड्स है। तो वीक बॉन्ड का जो डेवलपमेंट होगा, वीक बॉन्ड का जो एग्जिस्टेंस होगा, वो वीक बॉन्ड का एग्जिस्टेंस ऐसे ही होगा। अगर मॉलिक्यूल में पोलैरिटी होगी तो उन मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो चार्जेस हैं, डिसिमिलर चार्जेस, वो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और वहां पे जो अट्रैक्शन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां जो डेवलप होगा, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा कौन होगा, वीक बॉन्ड होगा। ये बात सबको समझ में आ रहा, यहां तक बात समझ में आ गई। अब ये जो मॉलिक्यूल्स है जहां अट्रैक्शन का डेवलपमेंट हो रहा है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक बॉन्ड्स हमारे तीन तरह के होते हैं। याद होगा हम लोग पढ़े थे, ये हमारे वीक बॉन्ड तीन तरह के थे। कौन कौन, हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन वाल फोर्स और लंदन फोर्स। तीन फोर्स हमने पढ़ाया था केमिकल बॉन्डिंग में, याद होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन वाल फोर्स और लंदन फोर्स, तीन फोर्स था। ठीक है, चलो तो उस बात को अगर हम यहां से रिलेट कर दे, थोड़ा सा समझना। ये जो बात हमारा हो गया, गौर करो, जो वीक बॉन्ड हमारे थे, सिंपल सा अगर हम अब बात को रिलेट करते हैं तो देखो, हमारे जो वीक बॉन्ड है, हम समझना इसको, वीक बॉन्ड, ये वीक बॉन्ड हमारे जो होते हैं वो तीन तरह के हो गए, थ्री काइंड। ये हमारे तीन तरह के हो गए वीक बॉन्ड। कौन कौन हो गए, तो ये हमारा हो गया कौन सा, तो पहला हमारा हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा हो गया हमारा वैन डर वाल फोर्स, वैन डर वाल फोर्स। और तीसरा हमारा हो गया लंदन फोर्स और डिस्पर्सन फोर्स, लंदन फोर्स और डिस्पर्सन फोर्स, डिस्पर्सन फोर्स। क्लियर है बात, तो आप समझ लेना इसको। हम ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाले, जितना जरूरत है उतना हम बता रहे हैं। इससे ज्यादा जरूरत होगी तो केमिकल बॉन्डिंग वाले क्लासेस के नोट्स को रिकॉल करोगे, वहां पे तुमको सामने सारा बात दिख जाएगा। हम यहाँ जितना काम का चीज है उतना हम बता दे रहे। देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड समझना इसको, तीन तरह का हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डर वाल फोर्स और लंदन फोर्स। पहले हम लंदन फोर्स को छाट देते हैं। ठीक है, इसमें ऐसे समझो दिमाग में, जो बॉन्ड पोलैरिटी के कारण डेवलप होता है उसको बोलते हैं हम लोग कौन सा, लंदन। जो बॉन्ड हमारा पोलैरिटी से डेवलप होगा वो हमारे एक होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरे हमारे होंगे वैन डर वाल फोर्स। ठीक है, मतलब पोलर मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट होगा। मॉलिक्यूल दो तरह का था ना, एक पोलर था और एक नॉन पोलर। तो पोलर मॉलिक्यूल में जो फोर्स लगेगा वो ये दोनों लगेंगे, और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट होगा वो लंदन फोर्स, क्योंकि हम बताए थे ये डिस्पर्सन से लगता है, यहाँ पोलराइजेशन नहीं होता। एक अलग से केस था जो मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी के थ्रू हम एक्सप्लेन किए थे। तो यहाँ जो केस लगेगा ये डिस्पर्सन से लगता था, तो उतना नहीं, सीधा याद रखना है एक लाइन में, ये एग्जिस्ट करता है किसके बीच में, एग्जिस्ट बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें ये एग्जिस्ट करेगा। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब जो कौन सा, H2O2 Cl2 N2, ये हमारा हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये जितने भी नोबल गैस है ईटीसी, जिसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, नेट डाइपोल मोमेंट हम डिस्कस किए हुए हैं। नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगा तो पोलैरिटी जीरो होगा, तो CO2 का नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। कार्बन डाइसल्फाइड, इसका भी नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, न्यू नेट जीरो होता है। इस कारण से ये सारे मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, और जो मॉलिक्यूल नॉन पोलर है उसमें जो बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा वो लंदन फोर्स होगा या डिस्पर्सन फोर्स होगा। पहला बात याद रहेगा। दूसरी बात अगर करोगे तो अभी इतना ही बात को दिमाग में रखना है। सीधा दिमाग में क्या बैठा लिए, मॉलिक्यूल दो तरह का, पोलर और नॉन पोलर को हम समझ पा रहे हैं, जहां कोई चार्ज का डेवलपमेंट नहीं होगा, तो स्वाभाविक है उसमें लंदन फोर्स लगेगा। ठीक है, अब आ जाओ पोलर। अब पोलर में पोलैरिटी का डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें पहले एक स्पेशल केस छाट देते हैं, हाइड्रोजन और फोन। ये एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट बिटवीन
बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब ये बिटवीन ये हाइड्रोजन एंड फोन ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, ऐसा लिख दो, याद रहेगा पोलर मॉलिक्यूल। इसको याद रखने का सिंपल इतने दिमाग में रखोगे, किसके बीच में मॉलिक्यूल पोलर होना चाहिए पहला, और दूसरा वो जो फोर्स लगना चाहिए वो याद रखोगे हाइड्रोजन और फोन होना चाहिए। कौन? फोन। फोन से मोबाइल फोन याद रखेगा, और फोन मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन याद रखेगा। फोन मतलब तो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हो, और वो अगर हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा हो तो डेफिनेटली वो हमारा क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हम अगर बात कर रहे जैसे HF हो गया, यहाँ पे H2O हो गया, NH3 हो गया, ये सारे मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, जैसे HF है, समझो HF है, फ्लोरीन का अभी देखे थे कितना था इलेक्ट्रॉन, ये देखो 4 है, और इसका 2.1 है, तो ये ज्यादा है तो खींचा, इस पे निगेटिव इस पे पॉजिटिव। फिर अगला मॉलिक्यूल ले लो HF, ये खींचेगा यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, फिर अगला मॉलिक्यूल ले लेगा, ये खींचेगा यहाँ निगेटिव यहाँ पे, इस पे निगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव। अब यहाँ जो अट्रैक्शन लगेगा, ये अट्रैक्शन कौन सा है? ये किसके बीच में लगा? चेक कर दो। अरे किसके बीच में लगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और फोन में से एगो है, फोन में से फ्लोरीन है ना, तो इस कारण से ये जो बॉन्ड है ये हमारा बॉन्ड कौन होगा? ये बॉन्ड हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है। कौन है? हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आ रहा है बात? यही बात अगर तुम दूसरा एग्जांपल ले लो, जैसे यही ले लो, कौन? वाटर ही ले लो, HOH, इधर क्या होगा? HOH, इधर क्या होगा? HOH। ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का 3.5, हाइड्रोजन का 2.1, तो ये ज्यादा है, खींचा निगेटिव इस पे पॉजिटिव, ये खींचा इस पे निगेटिव इस पे पॉजिटिव, यहां जाएगा तो ये हो गया क्या? इस पे पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, निगेटिव चार्ज इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये खींचेगा इधर हो गया निगेटिव इस पे पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव और इस पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा। और यही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो यहाँ लग रहा है वो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है? वो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये जो लग रहा है ये फोर्स हमारे जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। यहाँ पे भी जो लग रहा है ये फोर्सेस जो भी लग रहे हैं फोर्सेस हमारे, ये फोर्सेस हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड ही है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली कौन हो गया? तो हाइड्रोजन बॉन्ड वो हो गए। तो यहाँ पे किसके बीच में लग रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी फोन में से एक है। यही अगर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में लगा तो वो क्या होगा? वो भी हमारा फोन के बीच में लग रहा है, इस कारण से वो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। पहला बात समझ में आ गया। जबकि वैन डर वाल फोर्स जो होंगे वो एग्जिस्ट करेंगे, एग्जिस्ट बिटवीन इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स एक्सेप्ट बिटवीन हाइड्रोजन एंड फोन। हाइड्रोजन और फोन को छांट के और कहीं भी लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जो सॉरी ये हमारा कौन सा फोर्स, जो मॉलिक्यूलर फोर्स जो वीक बॉन्ड लगेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, याद रहेगा। वैन डर वाल फोर्स किसके बीच में लगेगा? इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स के बीच में लगेंगे, लेकिन वो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कौन नहीं होना चाहिए? हाइड्रोजन और फोन नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए ले लो, यही ले लो, जैसे हमने लिया HCl ले ले, HBr ले लो, HI ले लो, SO2 ले लो, H2S ले लो, ETC, ये सारे को देखो। जैसे मान लो, अब चलो देखो इसको एक एग्जांपल समझा देते हैं। HCl को ही ले लो, HCl में क्या होगा? हाइड्रोजन क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन है। क्लोरीन का देखो 3 है और हाइड्रोजन का 2.1 है, तो स्वाभाविक ही खींचेगा ही, यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। फिर यहाँ पे अगला HCl ले लो, यहाँ पे भी निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव आएगा है? तो ये किसके बीच में लग रहा है? यहाँ भी तो अट्रैक्शन है ना निगेटिव पॉजिटिव में। अरे निगेटिव पॉजिटिव चार्ज हो गया तो अट्रैक्शन तो हो ही गया ना, लेकिन ये अट्रैक्शन किसके बीच में है? हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में है। तो यहाँ फोन आया, फोन है नहीं, तो हाइड्रोजन और मतलब ये और ये दोनों एक ही चीज है, दोनों पोलर नहीं लग रहा है। अंतर किसका है? अगर यहाँ हाइड्रोजन और फोन में से कोई एक हो गया तो वो
और उसको छोड़ के कहीं भी लगेगा तो वो हमारा कौन होगा, वैन डर वाल्स फोर्स। जैसे मान लो SO2 मॉलिक्यूल है, एस, ये अगर इस मॉलिक्यूल को देख लो, SO2 को ले लो, ये हो गया, इधर SO2 ही ले लेते हैं, इसको देखो, तो इसमें क्या है, ज्यादा कौन है, ऑक्सीजन खींचेगा, इस पे निगेटिव, इस पे पॉजिटिव, ये खींचेगा इधर निगेटिव, इस पे पॉजिटिव, ये खींचेगा इधर, इधर आया क्या निगेटिव, ये इधर निगेटिव, और इस पे क्या आ गया, ये इधर खींच रहा है, इस पे निगेटिव है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव। अब सोचो यहाँ चार्ज किसके, इस निगेटिव पॉजिटिव में, ये किसके बीच में लग रहा है, इस निगेटिव पॉजिटिव में, तो यहाँ किसके बीच में है, हाइड्रोजन और फोन है, नहीं है, तो कौन सा फोर्स होगा, तो सिंपल इतने बर्दाश्त कर लेना है, कौन चीज, नॉन पोलर अगर रहेगा तो लंदन फोर्स, अब पोलर रहेगा तो भाई ऐसे सिंपल सिंपल, अब दिमाग में बैठाओ, अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल रहेगा तो लंदन फोर्स, अब पोलर मॉलिक्यूल रहेगा तो उसमें वैन डर वाल्स फोर्स, एक्सक्लूडिंग हाइड्रोजन एंड फोन, सिंपल, हाइड्रोजन और फोन आ गया तो हाइड्रोजन बॉन्ड में चला जाएगा, और उसको छोड़ के कोई भी रहेगा तो वो हमारा वैन डर वाल्स फोर्स रहेगा, इतना बात याद रहेगा। अब तीन तरह के ये बॉन्ड होंगे तो मॉलिक्यूलर सॉलिड भी तीन तरह का हो जाएगा, तो उसको हम डिस्कस करते हैं, इसको थोड़ा सा मेंशन कर लोगे, आसानी से समझ में आ जाएगा ये बात। तो वीक बॉन्ड को तुम आसानी से मेमोराइज कर सकते हो, सिंपल सिंपल बात से, पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें लंदन फोर्स लगेगा, और जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उसमें हमारे पास लगने वाला है वैन डर वाल्स फोर्स। उस वैन डर वाल्स फोर्स में एक स्पेशल केस हो गया, कौन सा, हाइड्रोजन और फोन का, समझ में आ रहा है बात, ये भी पोलर मॉलिक्यूल, ये भी पोलर मॉलिक्यूल, दोनों में अंतर क्या है, हाइड्रोजन और फोन कहीं दिख जाए तो मतलब हाइड्रोजन एक एटम जो फोर्स लग रहा हो उसमें से एक एटम हाइड्रोजन हो और एक एटम फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में से कोई भी हो तो बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे, क्लियर है। इसके अलावा सारा बात जो भी बचेगा वो सारा वैन डर वाल्स फोर्स में चला जाएगा, ठीक है। बहुत सारा बुक इस कारण से हाइड्रोजन बॉन्ड को वैन डर वाल्स फोर्स में ही लिखता है, स्पेशल काइंड ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स करके, क्लियर है बात। तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्पेशल केस है वैन डर वाल्स फोर्स का, ये बात सबको समझ में आ रहा है, यहां तक बातें समझ में आ गई सबको। अब क्योंकि सोचो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चार तरह का दिखा शुरू में, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड चार तरह का हुआ, अब यहां क्या दिख रहा है, वीक बॉन्ड हमारा तीन तरह का है, तो अगर हमारे वीक बॉन्ड तीन तरह के होंगे तो मोलिकुलर सॉलिड भी तीन तरह का हो जाएगा, तो हमारे पास मोलिकुलर सॉलिड जो होंगे वो तीन तरह के होंगे, पहला एक हाइड्रोजन बॉन्ड से बना हुआ, एक दूसरा जिसमें वैन डर वाल्स फोर्स हो, और तीसरा जिसमें डिस्पर्सन फोर्स हो, क्लियर है बात। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड से बनेंगे उसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिस्टल, क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिस्टल, जैसे आइस, बर्फ, उसमें कौन सी है, वाटर है, तो वाटर के बीच में कौन सा फोर्स लगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हम कहेंगे आइस कैसा सॉलिड है, तो हम कहेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड है। अब पूछेगा कि मॉलिक्यूलर सॉलिड में कैसा सॉलिड है, तो हम बोलेंगे वो हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिस्टल है, समझ में आ रहा बात, क्या है वो, हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिस्टल है, क्लियर। यही अगर तुमसे पूछ देंगे कि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड कैसा सॉलिड है, तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड में कैसा सॉलिड है, तो बोलेंगे पोलर सॉलिड है, समझ में आ रहा बात। हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिस्टल उसको छोड़ के जितना है सबको हम पोलर सॉलिड बोलेंगे, और जो नॉन पोलर वाला है उसको बोलेंगे नॉन पोलर सॉलिड, समझ में आ रहा है बात। तो चलो हमारे सॉलिड हो गए तीन तरह, वीक बॉन्ड के कारण से हमारे जो मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गए, मॉलिक्यूलर सॉलिड हमारा तीन तरह का हो गया, मॉलिक्यूलर सॉलिड जो हमारा हो गया ये तीन तरह का हो गया, थ्री काइंड, मॉलिक्यूलर सॉलिड हमारे तीन तरह के हो गए, क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तीन तरह का हुआ, वीक बॉन्ड तीन तरह का हुआ। पहला हो गया इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिस्टल, हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिस्टल, दूसरा ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिस्टल, दूसरा हमारे पास हो गया कौन सा, तो ये हमारा हो गया पोलर सॉलिड, और तीसरा जो हमारा होगा वो हो गया नॉन पोलर सॉलिड। अब नाम से ही तुमको सारा बात क्लियर हो रहा है, नॉन पोलर सॉलिड मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल का बना हुआ है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन है, लंदन फोर्स,
तो यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा कौन होगा? लंदन फोर्स होगा। ये लंदन फोर्स हो गया, ये हमारे जो हो गए ये लंदन फोर्स हो गए। और इस कारण से ये हमारे जो सॉलिड, तो जितने भी ये हो गए H2, Cl2, O2, N2, ये जितना भी हमने हीलियम, नियॉन, ETC, ये सारे के सारे जो गए ये सॉलिड हमारे क्या होंगे? नॉन पोलर होंगे। ये CO2, ये सारे के सारे हमारे कौन है? CO2 क्यों था नॉन पोलर? याद होगा हम बताए थे CO2 का शेप लीनियर होता है, हाइब्रिडाइजेशन जब पढ़ाए थे तो ये हमारा जब खींचेगा ऑक्सीजन इधर इधर न्यू और इधर खींचा ये न्यू, और दो वेक्टर अगर 180 डिग्री पे आमने सामने अपोजिट वेक्टर हो तो कैंसिल होकर न्यू नेट क्या होता है? जीरो हो जाता था। इस कारण से नॉन पोलर होते थे। तो बहुत डिटेल में इन सारी बातों को डिस्कस किया है, उतना दिमाग दौड़ाने का जरूरत नहीं है। बस इतना जस्ट अगर दिमाग में रखते हो जितना बता रहे हैं इतना काफी होगा डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि कौन कौन सा सॉलिड होने वाला है। तीसरा, यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिस्टल में, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे कौन होंगे? ये हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। कौन होंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। स्वाभाविक है इसमें अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारा फोर्स ऑफ कौन सा मॉलिक्यूल, जैसे हमने कहा H2O, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ये हमारे कौन हो गए जो अभी अभी बोला? हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गए। इसके अलावा तुम मॉलिक्यूल में जाएगा तो तुम्हारे पास कौन हो गया? अमोनिया हो गया। 1 डिग्री एमिन्स, ये सब हो गए। मतलब कहीं पे भी अगर तुमको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चांसेस दिखेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिस्टल्स होंगे। क्लियर है? जबकि अगर पोलर सॉलिड की बात करोगे तो यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होगा? तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ वैन डर वाल फोर्स होंगे। और वैन डर वाल फोर्स से लगने वाले फोन को हटा के सारे हो गए। एग्जाम्पल के लिए जो हमने कहा HCl, HBr, HI, ये हमारे जो हो गए हमने अभी और यूज किया SO2 हो गए, H2S हो गए, सारा जो भी और भी RHS हो गया, जो भी यूज करना हो हम यूज कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंशिएशन मॉलिक्यूलर सॉलिड का यही हो गया। तो अब हम कैपेबल हैं आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड को समझने में कि कौन से मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होंगे। ठीक है? ये अगर नहीं समझ में आ रहा है इसका सीधा मतलब है, इसके बावजूद भी इसका मतलब है कि तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग पूरी तरह से साफ किए हुए हो तुम लोग, उस पर काम करने की आवश्यकता है। तो जो लोग को नहीं समझ में आया होगा वो एक बार कॉपी जाके देख लेंगे, केमिकल बॉन्डिंग का नोट्स उठा के वीक बॉन्ड पढ़ाए होंगे उसमें जाके देखोगे, वहां पे क्लियर होगा। ऐसे संडे संडे हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा भी रहे हैं, तो जिनको दिक्कत हो संडे संडे वाले केमिकल बॉन्डिंग में 8 से 11 अभी पढ़ा रहे हैं, उसमें केमिकल बॉन्डिंग पढ़ भी सकते हैं। चलो, तो हमारे जो बॉन्ड्स हो गए मॉलिक्यूलर सॉलिड जो हमारे हो गए वो 3 तरह के। ये बात सबको क्लियर हो गया? तो चलो लिख लेंगे, इसको भी एग्जांपल करके लिख लोगे। यहाँ पे एनसीईआरटी के तुम्हारे इंटेक्स क्वेश्चंस, एनसीईआरटी में पेज नंबर 7 में इंटेक्स क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, गौर से सुनना सब। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1.6 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉलिड। ये इंडेक्स पेज नंबर 7 में इंडेक्स ये लिख लिए सब लोग। चलो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चन जो हमने अभी बोला, ये पेज एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी में जाओगे तो यहाँ पे पेज नंबर जो तुम्हारा है इसमें पेज नंबर 7 है, इसमें इंडेक्स क्वेश्चन है। ठीक है? इंडेक्स क्वेश्चन 1.6 है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, गौर करो और सुनोगे। क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉलिड इन डिफरेंट कैटेगरी बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेटिंग बिटवीन देम। समझ में आ रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लग रहा है उसके अनुसार सॉलिड को कैटेगराइज करना है। पहला इसमें है हमारे पास पोटेशियम सल्फेट है, K2SO4 है। इसमें हमारे पास टीन है, यहाँ पे हमको बेंजीन दिया हुआ है, यहाँ पे यूरिया NH2CONH2 यूरिया दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास अमोनिया दिया हुआ है, यहाँ पे हमको वाटर दिया हुआ है, जिंक सल्फाइड दिया हुआ है, यहाँ पे ग्रेफाइट दिया हुआ है, ग्रेफाइट, यहाँ पे रुबिडियम दिया हुआ है,
यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है आर्गन, और आर्गन ये हमारे जो दिया है यहाँ पे आर्गन दिया हुआ है, और इसके साथ साथ इसमें दिया हुआ है सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, अब कहता है कि इसको क्लासिफाई करना है कि कौन कौन सा सॉलिड है, तो हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि नहीं। चलो, पहला सॉलिड हमारा कौन था, आयनिक। आयनिक सॉलिड में कौन सी था, मेटल और नॉन मेटल। तो मेटेलिक पार्ट मेटल दिख गया, ये +2 और SO4-2, मतलब ये कौन सा सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है, ये आयनिक सॉलिड है। ठीक है, समझ में आ रही बात। ये जो सॉलिड होगा, मतलब हम ऐसे बाहर करके लिख देते हैं, ये हमारे आयनिक सॉलिड है। मतलब आयनिक सॉलिड की बात कर लो तो आयनिक सॉलिड हमारा कौन हो गया, तो हमारा K2SO4 आयनिक सॉलिड हो गया। आयनिक होने के लिए क्या, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक पार्ट होना चाहिए। याद जाओ कौन सी है, जिंक Zn+2 मेटल, और सल्फर हमारा नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल से भी क्या हो गया, आयनिक सॉलिड हो गया, ZnS, ये हमारा आयनिक सॉलिड हो गया। क्लियर है। अब इसके बाद हमारे पास बात करोगे कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड, तो कोवैलेंट सॉलिड, और देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूल्स में बात करेंगे। कोवैलेंट सॉलिड मतलब कोवैलेंट कौन है, जैसे ग्रेफाइट हो गया, नहीं बेंजीन क्या है, एक मॉलिक्यूल है। अमोनिया क्या है, मॉलिक्यूल है। ये क्या, यूरिया मॉलिक्यूल है, ये सब मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल में जो फोर्स लगेगा वो कौन सी लगेगा, वो मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है ना। जैसे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कौन सी का बना है, तो ढेर सारा कार्बन है, समझ में आ रहा बात, तो वो कौन सी, वो कोवैलेंट है। याद करो सिलिकॉन कार्बाइड SiC हमने वहां लिखा था, वो क्या है, हमारा कोवैलेंट सॉलिड है। तो ये जो हमारे हो गए, ये हमारा कौन हो, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हमारा है, ये SiC, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे कोवैलेंट सॉलिड है। यही बात अगर तुम बात करो किसका, मेटेलिक सॉलिड का, तो मेटेलिक सॉलिड हमारा कौन हो गया, तो ये हमारा कौन हो गया, रुबिडियम। ये कौन सी है, मेटल है, 3 क्या है, मेटल है। तो ये हमारा क्या हो गया, Sn, रुबिडियम, ये हमारे क्या हो गए, ये सारे के सारे, ये दोनों हमारे क्या हो गए, मेटेलिक सॉलिड हो गए। अब बात आता है कौन सा, मोलिकुलर। तो बचा हुआ जितना है सारा का सारा क्या हो गया, मोलिकुलर सॉलिड है। समझ में आया। अब मोलिकुलर सॉलिड में तुमको डिफरेंशिएट करना हो, ये सारी बातें थ्योरेटिकल दिख रहा है, एनसीईआरटी के पार्ट है, इसका मैंने इतना डिटेल में बताया है। जनरली ये सब स्किप कर दिया जाता है, सीधा डायरेक्ट यूनिट सेल क्रिस्टल सिस्टम बता के थोड़ा खुश करके छोड़ दिया जाएगा, और इसके क्वेश्चन जनरली तुम मिस करोगे। इतना सुनने और समझने के बाद भी तुमको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा, तो सोचो कि जो लोग पढ़वे नहीं करेगा वो तो पूरे साफ रहेगा। अरे बात समझ में आ रहा ना। तो ये चीज पहला हमको क्या सोचना था, मेटल नॉन मेटल का पार्ट है तो आयनिक हो गया, ये तो समझ में आ गया। उसमें कोवैलेंट, कोवैलेंट लिंकेज है, जैसे ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, ये सब क्या है, क्वार्ट्ज में सिलिकॉन कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। हमारे पास कौन हो गया, ग्रेफाइट या डायमंड, उसमें क्या है, कार्बन बॉन्ड बना रहा है। सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बन का एक ग्रुप का ही है, वो सारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो वो सारे के सारे हमारे कोवैलेंट हो गए। मेटल या एलॉयज होगा तो कहां जाएगा, वो मेटेलिक सॉलिड में। अब मॉलिक्यूलर में जाओगे तो ये जितना हमारा कौन जिसको घेर रहे, बेंजीन, यूरिया, अमोनिया, वाटर, ये आर्गन, ये सारे हमारे क्या हो गए, ये हमारे मॉलिक्यूलर हो गए। इसमें किसी को दिक्कत है, आर्गन कौन सी है, इतना अलगला कह रहे, आर्गन कौन सी है, नॉन पोलर सॉलिड हो गया, अभी बताए हैं। आर्गन कौन सी है, नॉन मेटल है। अरे आर्गन इनर्ट गैस है रे, इनर्ट गैस में कौन सी लगेगा, इनर्ट गैस में बोले ना कि उसमें क्या फोर्स लगेगा, कुछ नहीं लगे तो लंडन फोर्स लगेगा। तो वो कौन सी होगा, नियॉन, आर्गन, हीलियम, ये सब कौन सी है, सारे इनर्ट गैसेस कहाँ जाएंगे, नॉन पोलर। ये नॉन पोलर सॉलिड में भी अगर जाएंगे तो कौन होंगे, वो हमारे नॉन पोलर सॉलिड होंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड में वो नॉन पोलर सॉलिड होंगे। ये सब बातें दिमाग में रखोगे, इसका नाम एग्जांपल क्लियरिफाई कर दे रहे हैं। ठीक है, ये समझो इसको। अब देखो ये वाटर, हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिस्टल, अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिस्टल, ये पोलर हो गए। तो जहां यूरिया पोलर हो गया, तो पोलर होने के कारण से ये पोलर सॉलिड। ये बेंजीन, कोई फोर्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, कोई अट्रैक्शन नहीं, वो नॉन पोलर। जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन ऑलमोस्ट नॉन पोलर होते हैं। समझ में आ रहा है बात, क्यों, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.1, सॉरी 2.5, और हाइड्रोजन का 2.1, तो डिफरेंस बहुत कम है। इस कारण से वो ऑलमोस्ट क्या होते हैं, नॉन पोलर। तो जो नॉन पोलर होंगे वो कौन सा सॉलिड,
नॉन पोलर नॉन। अरे बात सबको समझ में आए ना? तो सॉलिड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं? ये बात सबको क्लियर हो गया? तो ये जो हो गया, ये आयनिक, कोवैलेंट, मेटेलिक और मॉलिक्यूलर जितना घेर दिया वो मॉलिक्यूलर था। इस क्वेश्चन में हम आशा करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हम रिपीट, अगला क्वेश्चन रिपीट कर रहे, सुनना क्वेश्चन गौर से सुनोगे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन सुनना तो, सॉलिड ए इज अ हार्ड इज वेरी हार्ड। एक सॉलिड ए है जो वेरी हार्ड है, तो हमको आगे जाने का जरूरत नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा हार्डेस्ट कौन होता है? कोवैलेंट सॉलिड। काम यही खत्म हो जाता है अगर हमने बता रखा है और उसको अच्छे से सुने हो तो। है सॉलिड ए इज अ वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर in solid as well as molten state, melts at extremely high temperature. What type of solid is it? कोवैलेंट सॉलिड। समझ में आ गया बात? तीसरा क्वेश्चन है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के हैं, जो हम बोल रहे हैं, सब सुन के, अब सुन के इधर से सुन के उधर नहीं निकाल लोगे, घर पे जाओगे ये सारा एक्सप्लेनेशन लिख लोगे कॉपी में, साथ में खत्म होगा। इसके बाद जब घर जाओगे तो उसके आगे ये सारे क्वेश्चन का आंसर तुमको लिख लेना है, लिखे रहोगे, सारा याद रहेगा तुमको। तीसरा क्या है, थर्ड क्वेश्चन सुनो, आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट, एक्सप्लेन। तो हम बताए हुए हैं, जब वो मोल्टेन स्टेट में थे तो आयन फ्री था, एंड फ्री आयंस आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। But in solid state, due to electrostatic force of attraction, all cations and anions binds together strongly, so that cations and anions are not free. और अगर फ्री नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करने में वो कैपेबल नहीं होंगे। समझ में आ गई बात? अगला क्वेश्चन है 1.9, इसका लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, मैलिएबल एंड डक्टाइल। तो जैसे ही मैलिएबल डक्टाइल आ गया मतलब समझ गए कि वो मेटेलिक सॉलिड है। सबको बात समझ में आ गया? ये बात सबको क्लियर है? तो हम सॉलिड को क्लासिफाई कर सकते हैं, कितने तरह के सॉलिड हैं, इसमें अब हमको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये बात सबको क्लियर हो गया? सबको क्लियर है? चलो अब बात हम यहां से आगे बढ़ रहे हैं। अगला बात अब आता है, हम जब क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के स्ट्रक्चर को समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रक्चरली वो किस चीज के बने हुए हैं। अभी तक तो हम बाहर से समझे, उनके फिजिकल स्टेट को देख के समझे, अट्रैक्शन को देख के समझे। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड के स्ट्रक्चरल एनालिसिस को हम लोग अब समझने का प्रयास करने वाले हैं। ये इंटेक्स क्वेश्चन 1.6 to 1.9 घर पे अपने से अब इसका आंसर सब अपने से लिख सकते हो, सब लोग लिख लोगे। चलो अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले टॉपिक की तरह। ये लिखोगे, इसको लिखना चाहो तो ये वाला लिख लोगे, और सब तो एक्सप्लेनेशन बेस्ड था, ये इसको डिफरेंशिएट करके लिख लोगे। इसमें ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिस्टल, ये पोलर, ये और ये नॉन पोलर, क्लियर? और डिफरेंशिएट किए मॉलिक्यूलर में तो, ठीक है। सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज में जाओगे तो उस तरह का क्वेश्चन वहां पे मिल सकता है। सबको क्लियर है? चलो अब हम आगे बढ़ रहे हैं किसकी तरफ, तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो चलो हेडिंग डाल देते हैं हम लोग, हेडिंग डाल देते हैं हम लोग, क्या? स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ, हेडिंग डालोगे स्ट्रक्चरल एनालिसिस एनालिसिस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। गौर से समझना सब, क्रिस्टलाइन सॉलिड, स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। हम क्या करते हैं, हम समझा रहे हैं इसको, पहले सब लोग समझोगे फिर आगे आके इसको देखेंगे। हमने एक क्रिस्टलाइन सॉलिड ले लिया, ये अपना एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अगर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? फिक्स और रेगुलर होगी। और इसमें कैसा पैकिंग होगा? लॉन्ग रेंज पैकिंग होगा। ये दो बात समझ पा रहे? लॉन्ग रेंज पैकिंग मतलब हर जगह एक ही तरह का पैकिंग होगा, ये तो समझ में आ रहा है। अगर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है
तो इसकी ज्योमेट्री फिक्स है और इसमें हर जगह जो है एक ही तरह का पैकिंग होगा, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ कहीं का पैकिंग सेम है। तो हम एक छोटा सा पार्ट यहाँ से उठा रहे हैं और इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। गौर से सुनना, सब समझ में आ रहा है बात सबको? हमने क्या किया, एक छोटा सा पार्ट लेके हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं। तो जो स्ट्रक्चर इसका होगा वही स्ट्रक्चर हर जगह होगा। क्यों? क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड का लॉन्ग रेंज पैकिंग होता है। ये तो समझ पा रहे हैं। जब हम इस स्ट्रक्चर को देखने जाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखता है। हम पहले बना रहे हैं, फिर उसके बाद समझाते हैं। गौर करना और समझना सबको। जब हम इस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हैं इसके अंदर, तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है। पहले समझना, सनकेगा नहीं सब कि क्या हो गया। कहेगा तो ये टेंशन में होगा, ये तो ठीक है लेकिन ये बनी कैसे, ये टेंशन में लगल होगा। सब बताएंगे सबका शॉर्टकट बताएं। सुनेगा पहले सबसे पहला बात, सबसे बड़ा शॉर्टकट तो लिखवे नहीं करेंगे, लेना होता सुनेगा। तो यहाँ पे क्या समझेगा सब, पहले हम लोग इस स्ट्रक्चर को कट करके बाहर किए तो एक स्ट्रक्चर ऐसा दिखा, ठीक है। थोड़ा इस स्ट्रक्चर को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, गौर करो। जब हम इस स्ट्रक्चर को देख रहे थे तो हमको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर इसके अंदर दिख रहा है। इसके अंदर देखो, ये अगर हम इसको देखें तो गौर करो तो यही स्ट्रक्चर बार बार रिपीट हुआ है। समझ में आ रही बात? यही स्ट्रक्चर बार बार रिपीट हुआ। तो ये स्ट्रक्चर जब रिपीट हुआ इसको हम बाहर कर रहे हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ये था, ये स्ट्रक्चर जो हमारे पास है वो स्ट्रक्चर ये है। ये स्ट्रक्चर हो गया ये, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को जब हम ऑब्जर्व कर रहे होंगे, देखो समझ में आया बात सबको? पहला बात, जब ये पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड को देखे तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखा। इससे एक स्ट्रक्चर को हम बाहर निकाले तो ये स्ट्रक्चर। अब जब इस स्ट्रक्चर को तुम देखोगे एक्चुअल में तो ये स्ट्रक्चर तुमको ये स्ट्रक्चर हमारा जो है, थोड़ा समझो। जब इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये जो पॉइंट, ये जो, थोड़ा समझना, ये एक लाइन में अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट है। तो जो पॉइंट्स होते हैं ना, जो इस पॉइंट को बोलते हैं लैटिस पॉइंट। क्या बोलते हैं? और ये जिस एक लाइन में जो अरेंज होता है उस एरे को बोलते हैं स्पेस लैटिस। क्या बोलते हैं? जैसे ये सारा देखो, एक एटम, दो एटम, तीन एटम, चार एटम, पांच एटम, ऐसे अरेंज है सिस्टम से। तो ये जो लाइनिंग, एक लाइन में जितने एटम सिस्टमेटिकली अरेंज होते हैं उसको बोलते हैं स्पेस लैटिस। लाइन सब बोल रहा है, सुनते चलना। और एक एक पॉइंट को बोलते हैं लैटिस पॉइंट। क्या बोलते हैं? और ये एक्चुअल में है क्या, वो एटम का सेंटर है क्या। तो देखो, जब हम इस एटम को इसको हम ऑब्जर्व कर रहे थे, इस स्ट्रक्चर को, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है एक्चुअल में। ये जो स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर है, मतलब ये है क्या, ये एटम का सेंटर है। ये क्या है? एटम का सेंटर है। समझ में आ रहा है बात? क्लियर है? मतलब हुआ क्या, तो एटम्स थे, सिंपल समझो। तो हुआ क्या, एटम, एक एटम, जब ये एटम अरेंज हुआ, ये एटम जब अरेंज हुए, समझना बात को गौर से। एटम अरेंज हुआ, पहले एटम अरेंज हो रहा था। जब एटम अरेंज हुआ तो अरेंज होके वो एक स्ट्रक्चर बनाया। दिख रहा है ये स्ट्रक्चर? तो अरेंज होके जो स्ट्रक्चर बनाया पहले, इसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। क्या बोलते हैं? एटम पहले क्यूबिकल अरेंजमेंट में गया, दिख रहा है क्यूब की तरह हो गया, क्यूबिकल अरेंजमेंट में गया। क्यों क्यूबिकल, इस सब की बात हम डिस्कस करते हैं, पहले समझो। एटम अरेंज हुआ, अरेंज होके एक छोटा यूनिट बनाया जिसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। क्लियर है बात? ये जो यूनिट सेल बना, ये यूनिट सेल फिर से क्या हुए, ये यूनिट सेल बार बार रिपीट हुए, और रिपीट होने से क्या बना, एक स्ट्रक्चर बना जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल सिस्टम। क्या बोलेंगे हम? क्रिस्टल सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रिस्टल सिस्टम। समझ में आ रहा है बात सबको? अरे समझ में आ रहा है बात? क्या बना? क्रिस्टल सिस्टम। और जब फिर से ये क्रिस्टल सिस्टम बार बार रिपीट हुए तो क्या बना? क्रिस्टलाइन सॉलिड बना। तो कितना सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, सो समझ में आ रहा है?
दैट्स वाई इसका हम लोग बोलते हैं क्या है, ये लॉन्ग रेंज पैकिंग है। क्या हुआ, एटम पहले अरेंज हुआ तो क्या बना, यूनिट सेल बार बार अरेंज हुआ तो क्या बना, ये अरेंज हुए तो क्या बने, क्रिस्टल सिस्टम। और फिर से जब क्रिस्टल सिस्टम बार बार अरेंज हुआ तो इसके अरेंज होने से क्या बना, इसके कारण से हमको बना है क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन हुआ है, इससे बन गया हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये लाइन सबको क्लियर है। चलो इस बात को सिंपल समझो, पहले एटम अरेंज होना शुरू हुआ, अरेंज होके एक स्ट्रक्चर बनाया, छोटा स्ट्रक्चर जिसको हमने कहा यूनिट सेल। ये यूनिट सेल बार बार रिपीट हुए तो क्या बना, अब क्रिस्टल सिस्टम बार बार रिपीट हुए तो क्या बना। तो कोई पूछे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड किसका बना हुआ है, तो हम बोलेंगे क्रिस्टल सिस्टम का। क्रिस्टल सिस्टम किसका बना हुआ है, यूनिट सेल किसका बना हुआ है। इतना तो बात सबको समझ में आ रहा है। चलो इसको थोड़ा सा और हम क्लियरिफाई कर देते हैं। देखो यहाँ पे इसमें ये एटम्स पहले अरेंज हुए और अरेंज होकर क्या बना, एक स्ट्रक्चर बना, जो स्ट्रक्चर हमारा क्या है, ये यूनिट सेल है। समझ में आया बात, एटम क्यूबिकल अरेंजमेंट में गया और क्या बना, यूनिट सेल बना। ठीक है, अब सोचो अब क्या हुआ, ये क्रिस्टल यूनिट सेल जो हमारे हैं ये क्या हो गए, फिर रिपीट हुए, पहले एक लाइन में फिर दूसरे लाइन में और फिर ये 3 डायमेंशनली पूरे पैक हुए, क्या बना, क्रिस्टल सिस्टम। समझ में आ रहा है बात, ये हमारा क्या बन गया, क्रिस्टल सिस्टम। समझ में आया बात। और ये क्रिस्टल सिस्टम जब बार बार रिपीट हुए तो क्या बना, तो यहाँ पे अगर तुम अब गौर करोगे तो ये सारे क्या है, एटम्स हैं, इन है एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स है हमारे। ठीक है, जो इनका फॉर्मेशन करने वाले हैं। ठीक है, इसको लैटिस पॉइंट बोलते हैं। और ये मिला तो मिलने के बाद हमको क्या बना रहा है, ये क्या बना, एक यूनिट सेल है। समझ में आ रहा है बात। तो सिंपल ये बात दिमाग में बैठना चाहिए, एटम अरेंज होकर यूनिट सेल बनाया, ये यूनिट सेल रिपीट होकर 3 डायमेंशनली अरेंज होकर क्रिस्टल सिस्टम बनाए, और ये क्रिस्टल सिस्टम बार बार रिपीट होकर क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन कर रहा है। क्लियर है बात यहां तक। तो यूनिट सेल क्या है, यूनिट सेल क्या है, क्रिस्टल सिस्टम क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे बना, एक ओवरव्यू आ गया। हम यूनिट सेल क्रिस्टल सिस्टम्स के बारे में और डिटेल में अगले क्लास में डिस्कस करेंगे कि यूनिट सेल कितने तरह के होते हैं, क्रिस्टल सिस्टम कितने तरह के होते हैं। इन सब नहीं सनकेगा नहीं, प्रयास करेगा, प्रयास कोशिश करने से सब कुछ हो जाता है, करते रहेगा। चलो तो अगले क्लास में हम लोग आएंगे तो काइंड ऑफ यूनिट सेल, काइंड ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, इन सारी बातों का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलो तो अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग इसके आगे।